हाँ बच्चों, कल ऑपेरॉन हमने पूरा किया था। एनसीडी रीड की ऑपेरॉन की। म्यूटेशन में हमने क्या कर लिया था? क्रोमोजोमल एबिरेशन वाला पार्ट कर लिया था ना। चलिए बोर्ड पर। क्रोमोजोमल एबिरेशन के बाद हमारा सेकेंड पार्ट है जीनोमैटिक म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन दो तरह का था। एक था क्रोमोजोमल एबिरेशन और दूसरा है जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन को ही क्या कहा जाता है? हेटेरोप्लॉइडी। क्या कहा जाता है? हेटेरो। बोर्ड पर सब चीज बता। क्रोमोजोमल म्यूटेशन का मतलब क्या था? एनी टाइप ऑफ चेंज इन द क्रोमोजोम। एनी टाइप ऑफ चेंज इन द। अब हमें देखना है कि क्रोमोजोम के अंदर वो चेंज कहां आया है। क्रोमोजोम के अंदर वो चेंज कहां आया है? क्रोमोजोम के अंदर वो चेंज उसकी स्ट्रक्चर में आया है या नंबर में आया है? स्ट्रक्चर में आया या फिर अगर स्ट्रक्चर में चेंज आया तो उसे हमने क्या कहा? क्रोमोजोमल। और वो चार तरह का था: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। ये कल डिस्कस किया था। अब चेंज अगर स्ट्रक्चर में ना आकर नंबर में आता है, अलग किस में आता है, तो वो कहलाएगा जीनोमैटिक म्यूटेशन या फिर हेट्रोप्लॉइडी। एक ही बात है, ठीक है। जीनोमैटिक म्यूटेशन या फिर हमारी बॉडी की हर एक सेल, क्या हो गया इसको आज, हमारी बॉडी की हर एक सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड? कैसी है? हमारी बॉडी की हर एक सेल किस कैटेगरी में आती है? इसका मतलब हमारी बॉडी की सेल में क्रोमोसोम के कितने सेट हैं? दो। कितने सेट हैं? कितने सेट हैं? अब लाला नंबर में जो चेंज आएगा ना, वो दो तरह से आ सकता है। कितनी तरह से आ सकता है? वो दो तरह से कैसे आ सकता है? या तो हो सकता है कि सेट दो की जगह तीन हो जाए। दो की जगह, अगर सेट दो की जगह तीन हो गए तो ये सेल क्या कहलाएगी? ट्रिप्लॉइड। हो सकता है कि सेट तीन की जगह चार हो जाए। अगर चार हो गए तो क्या कहलाएगी? टेट्राप्लॉइड। क्या कहलाएगी? यहां कितने सेट थे? दो सेट है, तो दो से तीन हो गए तो चार हो गए। तो दूसरा केस क्या है कि सेट दो के दो ही रहेंगे। सेट दो के दो ही रहेंगे। सेट दो के दो ही रहेंगे, बल्कि इसमें एक या दो क्रोमोसोम प्लस माइनस हो जाएगा। क्या हो गया? प्लस या। इस सेल को बोलो क्या कहोगे? डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड? यहां चेंज क्या पूरे के पूरे सेट में आ गया? यहां पूरा सेट बदला या सेट में एक या दो क्रोमोसोम बदले? तो अब वो चेंज दो तरह से आ सकता है। कितनी तरह से आ सकता है? अगर आने वाला चेंज पूरे सेट में आता है तो वो कहलाएगा यूप्लॉइडी। क्या कहलाएगा? और अगर पूरे सेट में चेंज ना आकर एक या दो क्रोमोसोम में आता है तो वो कहलाएगा एन्यूप्लॉइडी। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अब एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अगर नंबर बढ़ रहा है, अगर नंबर बढ़ रहा है तो वो कहलाएगा हाइपरप्लॉइडी। क्या कहलाएगा? और कम हो रहा है तो, बढ़ रहा है तो, कम हो रहा है तो, हम बहुत ही सिंपल भाषा में एन्यूप्लॉइडी को लिखते हैं 2n प्लस माइनस 1 और 2। क्या मतलब है इसका? कि डिप्लॉयड सेल में एक या दो क्रोमोसोम कम या ज्यादा हुए। अगर वो बढ़ गए, अगर वो बढ़ गए तो क्या कहलाएगा? हाइपर। और अगर वो कम हो गए तो क्या कहलाएगा? हाइपो। बढ़ गए तो, कम हो गए तो हाइपर मतलब प्लस,
हाइपो मतलब, हाइपर मतलब, और हाइपो मतलब, यहां तक कोई डाउट बोलो। अब ये जो हाइपर है, हाइपर की बात करते हैं, ऊपर वाला केस हमारा क्या बन गया, यूप्लॉइडी या एन्यूप्लॉइडी, ये हमारा क्या बन गया, एन्यूप्लॉइडी में ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, एनी डाउट। हमारी बॉडी की हर एक सेल में, हमारी बॉडी की हर एक सेल में हर एक क्रोमोजोम कितनी बार होता है, 2 बार। सही चल रहे हो, चलते जो कितनी बार होता है, कितनी बार होता है। अगर एक क्रोमोजोम 3 बार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, ट्राइजोमी। 4 बार हो जाए तो, 1 बार रह जाए तो, गायब हो जाए तो, हर एक क्रोमोजोम कितनी बार होता है, डन। एक क्रोमोजोम का 3 बार होना, 4 बार होना, 1 बार रह जाना, गायब हो जाना, एक क्रोमोजोम का 1 बार होना, गायब हो जाना, 3 बार होना, 4 बार होना, इस पे विचार करो। पहले बताओ ये ट्राइजोमी है या टेट्राजोमी है, सिंगल ट्राइजोमी है डबल ट्राइजोमी, नलीजोमी है मोनोजोमी है, कैसी मोनोजोमी है, कैसी मोनोजोमी है। तो ये क्या है हमारी, हाइपर में हमें क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है, हाइपर में हमें एक तो क्या मिल सकता है, ट्राइजोमी, एक हमें क्या मिल सकता है, टेट्राजोमी, एक हमें क्या मिल सकता है, डबल ट्राइजोमी, डबल। इधर आ जाओ, हाइपो, हाइपो में बोलो मोनोसोमी, नलीसोमी या फिर डबल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी। हाँ, ये क्या है, मतलब 2n+1, ये बोलो 2n+2, ये बोलो 2n+1+, ये बोलो 2n-, ये बोलो 2n-2, ये बोलो। एनी डाउट। हमारे सिलेबस में मोनोजोमी का एक ही केस है, दैट इज द टर्नर सिंड्रोम, एक्स नोट, टर्नर एक्स। ट्राइजोमी, ट्राइजोमी हमें दोनों लेवल पे देखने को मिलती है, ट्राइजोमी हमें ऑटोसोमल लेवल पर भी देखने को मिलेगी और एलोसोमल लेवल पर भी देखने को मिली। ऑटोसोमल का एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, हमारा मस्त डीपी, समझ गए रे, ई साइलेंट रह गया। और एलोजोमल में, एलोजोमल में सुपर फीमेल, सुपर मेल क्लाइनी फेल्टर, सुपर मेल, सुपर फीमेल, सुपर मेल, सुपर फीमेल क्लाइनी फेल्टर, ट्राइजोमी या फिर मोनोजोमी, ऑटोजोमल ट्राइजोमी, एलोजोमल ट्राइजोमी, डाउन एडवर्ड पटाउ, टर्नर सिंड्रोम, ट्राइजोमी मोनोजोमी, ऑटोजोमल एलोजोमल। ये क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग, मैच द, मैच द, द्वारा समझेंगे हमारी बॉडी की हर एक सेल कैसी है, क्या इसमें कभी कभार नंबर में चेंज आ जाता है क्या, वो चेंज किस लेवल पर आया है, वो चेंज केस, अगर पूरा का पूरा सेट चेंज हो गया तो, सेट में 1 या 2 क्रोमोजोम चेंज हुए तो, अगर एन्यूप्लॉइडी में 1 या 2 बढ़ गए तो, कम हो गए तो, बढ़ने में 1 क्रोमोजोम 3 बार आ गया, ट्राइजोमी 4 बार आ गया, 2 क्रोमोजोम 3 बार आ गए, 1 क्रोमोजोम 1 बार रह गया, 1 क्रोमोजोम गायब हो गया, 2 क्रोमोजोम 1 बार रह गए। एनी डाउट, एग्जाम्पल पे ज्यादा स्ट्रेस लेना, नोट करोगे कॉपी में ये वाला पार्ट, बनाओगे।
भले मानस डायग्राम बना, तो फिर ये अच्छा ये बना नहीं रहा, छाप रहा है लास्ट में ना। गुड आफ्टरनून अभिषेक, आयुष जैन, अभिषेक, अमीना, अमरीन, अनुराग, कितने बच्चे हैं? 27, 28। नमस्कार मोनिश। नरवाणी साहब नमस्कार, नरवाणी साहब भी है। हाँ बेटा, ये इधर वाला एन्यूप्लोइड वाला सर पार्ट कंप्लीट है, मतलब कोई डाउट? क्लियर है सर? अब इस पार्ट पे आएंगे। एक क्रोमोसोम का 3 बार होना, ये तो ये रटना है, ये तो रटना है। डिटेल आपको डिजीज में पढ़ाएंगे। डिजीज सर नहीं, इनकी डिजीज मेरे पास नहीं, इनकी डिटेल मेरे पास नहीं। मेरे पास 2 डिसऑर्डर है जिनकी डिटेल है, एक कलर ब्लाइंडनेस और एक सिकल सेल। ये तो डिजीज चैप्टर में आएगा सर, पढ़ाएंगे सर, मजाक कर रहे हैं, अरे पढ़ाएंगे। थैलेसीमिया और ये सारा आपके डिजीज चैप्टर में मेंशन है ना, बताएंगे सर, बताएंगे सर। सिकल सेल एनीमिया पूरा डिटेल हम करेंगे लास्ट में ना, अभी बाकी है। क्लियर? अब बच्चे इसको समझेंगे अपन यूप्लोइडी को। अब यूप्लोइडी पे वर्क करेंगे। चलिए बोर्ड पर देखेंगे सारे बच्चे। अब हम बात करेंगे यूप्लोइडी की, ठीक है? एक बात बताएंगे सारे बच्चे, अगर किसी सेल में, अगर किसी सेल में क्रोमोसोम का एक ही सेट हो तो वो सेल क्या कहलाती है? नहीं, अब मैं एक दूसरा वर्ड यूज करूंगा जो मेरे को समझाना है, मोनोप्लॉइड। अगर किसी सेल में क्रोमोसोम का एक ही सेट हो तो वो, अगर किसी सेल में क्रोमोसोम के 2 सेट है तो वो, अगर 3 सेट है तो वो ट्रिप्लॉइड, और अगर 4 सेट है तो वो, 3 सेट है तो वो, 4 सेट है तो वो, ये सेल क्या होगी? टेट्राप्लॉइड। और ये सेल भी क्या हो गई? हमारी बॉडी की ज्यादातर सेल किस कैटेगरी में आती है? हम डिप्लॉइड से किस लेवल पे पहुंच गए? तो सिंपल सी भाषा में कहते हैं पॉलीप्लॉइड्स हो गई। क्या हो गई? पॉलीप्लॉइड का मतलब 2 सेट है या 2 से ज्यादा है? 2 से ज्यादा। यहां कितने सेट है? यहां। तो क्या इस सेल के पास एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम भी आए या नहीं आए? तो अब हमें देखना है कि वो जो एक्स्ट्रा सेट है, नहीं, वो जो एक्स्ट्रा सेट है, वो एक्स्ट्रा सेट बच्चे कहां से आए, है ना? उन एक्स्ट्रा सेट का सोर्स क्या है? एक्स्ट्रा सेट का, इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं ना, ये सेल कैसी है, इसमें कितने सेट है? मैं एक पूरे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ए वर्ड यूज कर रहा हूं। ये जो कैपिटल ए है, ये पूरे के पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कितने सेट है? तो मैं सेल को क्या कह रहा हूं? ए ए। क्या कह रहा हूं मैं? यहां कितने सेट है? यहां भी। तो मैं इस सेल को लिख रहा हूं ए ए ए ए, इसे ए ए बी बी। डन?
यहां एक्स्ट्रा सेट कौन है? अब लगाओ दिमाग। बताओ कौन ऑटो है, कौन एलो है? ये वाला केस समझ गए? जो एक्स्ट्रा सेट है, जो एक्स्ट्रा, वो सेम स्पीशीज का आया तो, किसी दूसरी स्पीशीज का है तो, सेम स्पीशीज का है तो, किसी दूसरे का है तो यूप्लॉइडी कितने टाइप की है? कौन कौन सी? डिपेंड करेगा आपका एक्स्ट्रा सेट कहां से आ रहा है। एक्स्ट्रा सेट, एक्स्ट्रा सेट, अगर वो एक्स्ट्रा सेट सेम स्पीशीज का आया है तो वो क्या कहलाएगी? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। और अगर वो अलग स्पीशीज से आया है तो वो कहलाएगी एलो पॉलीप्लॉइडी। सेम स्पीशीज है तो, और डिफरेंट स्पीशीज है तो, सेम से है तो, डिफरेंट से है तो। एनी डाउट? कर लो कॉपी मिनट डायग्राम बेस। ये मोनोप्लॉइड, ये डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से कहां गए? टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड में दो पॉसिबिलिटी है कि जो एक्स्ट्रा सेट है वो सेम स्पीशीज का है या डिफरेंट का। अगर सेम स्पीशीज का आया तो ऑटो, और डिफरेंट स्पीशीज का आया तो एलो। सेम स्पीशीज से आया है ऑटो, और डिफरेंट स्पीशीज से आया है तो एलो। नमस्ते बच्चे, आज हमारे ऑनलाइन बच्चे फॉर्म में है। हाँ बच्चे, ऑटो और एलो में क्या अंतर? बात समझ में? तुम तो वर्ड का मतलब निकालो ना। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, और एलो मतलब अदर। ऑटो मतलब, एलो मतलब। तो एक्स्ट्रा सेट कहां से आ रहा है? अगर सेल्फ से आया तो, और अगर किसी दूसरे से है तो। ओके, बोर्ड पर, अब केवल बोर्ड पर। ये मैं दो केस ले रहा हूं, ए ए ए, और ये है ए ए ए ए। दिस इज द ट्रिप्लॉइड, दिस इज द टेट्राप्लॉइड। बोर्ड पर ध्यान देंगे सारे बच्चे। ये जो ट्रिप्लॉइड केस है, इस ट्रिप्लॉइड केस में मियोसिस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां सीड नहीं बनेगा। फ्रूट बन सकता है, याद आ गया? लेकिन वो बनने वाला फ्रूट सीडलेस होगा। क्या होगा वो? बनाना, एप्पल, पपाया, ऑरेंज, वाटरमेलन, मस्कमेलन, सब क्या सीडलेस है? ग्रेप्स, है जी, सब बेटा सीडलेस है मार्केट में। आज मार्केट के ज्यादातर फ्रूट जो खाने में काम ला रहे हैं सीडलेस है। क्या है? सीडलेस फ्रूट को बनाने में टाइम बहुत कम लगता है। अरे सर समझा रहे हैं ना पूरा। जनरली फ्रूट में क्या होगा? पहले ओवरी बनेगी, मैच्योर होगी, पोलन ग्रेन का वेट करेगी, पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। काय को पंगा लेना? ओवरी बनी, ऑक्सीजन पिलाया, याद आ गया? ओवरी बनी तो ओवरी भी तैयार होगी, फ्रूट। बट वो सीडलेस होगा, बट वो। तो ये काम हम कहां कर सकते हैं? जहां सीड या उसके डेरिवेटिव की कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं हो। कमर्शियल वैल्यू, कई फ्रूट्स में हमने ये काम किया है। बनाना, बनाना जो है ना, बनाना, इस बनाना की
जो वाइल्ड वैरायटी थी वो बेटा डिप्लॉयड है, और जो कल्टीवेट वैरायटी है वो ट्रिप्लॉयड है। बनाना की जो वाइल्ड वैरायटी वो कैसी है? इसका मतलब यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहां सीड, तो उनके सीड का साइज बहुत बड़ा था, सीड का साइज, जिसके कारण फ्रूट की मार्केट वैल्यू नहीं थी। फ्रूट की मार्केट वैल्यू, तो वाइल्ड वैरायटी को जब कल्टीवेट किया तो डिप्लॉयड को क्या कर दिया? अब बोलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड, तो फ्रूट की मार्केट वैल्यू। अपन जो बनाना खाते हैं ना, इसमें जो ब्लैक स्पॉट हैं छोटे छोटे, वो उसके अनफर्टिलाइज ओव्यूल हैं। छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट होते हैं ना, वो उसके अनफर्टिलाइज ओव्यूल हैं, अनफर्टिलाइज। तो कुछ केस में हमने ये काम इंटेंशनली किया है, इंटेंशनली बनाना को वाइल्ड से, बनाना को हमने डिप्लॉयड से ट्रिप्लॉयड बनाया। कुछ को हमने क्या बनाया? टेट्रा बनाने से क्रोमोसोम का नंबर ऑफ सेट बढ़ने से गिगास इफेक्ट आता है, फ्रूट का साइज बढ़ता है, फ्रूट का साइज बढ़ता है, फ्रूट का, और कुछ फ्रूट में उसका साइज उसकी मार्केट वैल्यू को बढ़ाता है। एप्पल, वाटरमेलन, मस्क मेलन, इनमें फ्रूट का साइज जितना बड़ा होगा उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। एप्पल दिमाग में लो सारे बच्चे, एप्पल का साइज अगर अच्छा खासा है तो उसकी मार्केट वैल्यू है ना। जिनका साइज छोटा होता है, जिनकी शेप टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो तो साइड में पड़े होते हैं, एक के साथ एक फ्री। अरे है क्या नहीं? अरे एप्पल में नहीं पढ़ते आप लोग? एप्पल की फिगर मस्त करनी है तो 3 गुड़ जीए पिला दो। तो मैंने कब कहा गजेंद्र अग्रवाल? मैंने कहा, मैं तो जीए बोला, जिब्रेलिक एसिड, याद आया? तो कुछ फ्रूट को हमने क्या किया? ट्रिप्लॉइड बनाया, कुछ को हमने टेट्राप्लॉइड बनाया। ये हमारे अलग अलग क्राइटेरिया थे, अलग अलग टारगेट थे। अब जैसे एप्पल है, एप्पल हमने टेट्राप्लॉइड बनाया, एप्पल में सीड है या नहीं है? सीड है, वो टेट्राप्लॉइड है। अगर टेट्राप्लॉइड है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आराम से हो जाएगा। ट्रिप्लॉइड होता बट टेट्रा है तो, ट्रिप्लॉइड है तो, टेट्राप्लॉइड है तो ये ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड बनाने के लिए हम जो केमिकल काम लाते हैं वो कौन है? तो पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करवाने के लिए कौन सा केमिकल काम लाया जाता है? ये आपने खूब डिटेल में पढ़ लिया है, डिवीजन में भी पढ़ लिया है और मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ लिया है। तो कोल्चिसिन को हमने यूज किया है पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करवाने के लिए। पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस, किसी को हमने ट्रिप्लॉइड बनाया है तो किसी को हमने टेट्राप्लॉइड बनाया है। ये प्रैक्टिस हमने हॉर्टिकल्चर में की है, ये हमने हॉर्टिकल्चर में की है। किसी को हमने ट्रिप्लॉइड बना लिया तो किसी को हमने टेट्राप्लॉइड। बस ट्रिप्लॉइड कहां बना पाए? जिनमें फ्रूट सॉरी सीड या उसके किसी भी डेरिवेटिव की कोई कमर्शियल वैल्यू ना हो। अब सोचो, अगर पोमीग्रेनेट पे पार्थेनोकार्पी करवाएं तो? हाँ बिल्कुल तुम्हारे दिमाग जैसा रहेगा, है? अंदर से खाली, बाहर से चमड़ी पूरी, अंदर से सीड नहीं बनेगा तो कोई वैल्यू। लीची, अरे बाकी छोड़ो, अनाज में करा लो। बात समझ गए? कब करवा सकते हैं? जहां सीड या उसके किसी भी डेरिवेटिव की कमर्शियल वैल्यू, तो उसको ट्रिप्लॉइड पे रोक सकते हैं, वरना उसको ट्रिप्लॉइड पे, कि उसमें सीड, सीड क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहां से। अब एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसमें हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। मोनोप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। मोनोप्लॉइड क्या है और हैप्लॉइड क्या है? एक वर्ड है मोनोप्लॉइड, इसे हम लिखते हैं एक्स, और एक वर्ड है हैप्लॉइड, इसे हम लिखते हैं एन। मोनो 1, हैप्लॉइड हाफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोप्लॉइड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड? अगर किसी सेल में क्रोमोसोम का एक ही सेट है तो वो सेल क्या कहलाएगी? मोनोप्लॉइड। और अगर हाफ सेट बच गए तो वो, एक ही सेट है तो, और हाफ सेट बच गए तो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन वीट में से आता है। वो यहां हमारे बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं कि हैप्लॉइड क्या है और मोनोप्लॉइड क्या है। मैं आपको 3 सेल दे रहा हूं, 2x = 14,
4x इज इक्वल टू 28, 6x इज इक्वल टू 42। आप मेरे को इन तीनों सेल में x की वैल्यू बताएंगे। पहली सेल 2x इज इक्वल टू, मतलब दो सेट में कितने क्रोमोसोम है, तो एक में, आगे बढ़ो, 4 सेट में 28, तो एक सेट में, आगे बढ़ो, 6 में, तो एक में। n की वैल्यू तुम निकालो। पहले केस में n क्या बताएगा आपको, n क्या बताएगा, सिंगल या हाफ। तो n की वैल्यू निकालने के लिए इसका हाफ करेंगे। क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे इसका, कॉपी में नोट करो ये। हाँ जी, मोनो और हैप्लॉइड दोनों वर्ड सेम है या अलग अलग है? मोनो का मतलब सिंगल या हाफ, और हैप्लॉइड का मतलब, मोनोप्लॉइड का मतलब सिंगल, और हैप्लॉइड का मतलब हाफ। हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड है? क्या डिप्लॉइड की रेफरेंस में, डिप्लॉइड की रेफरेंस में हम मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड को सिनोनिमिकली यूज कर सकते हैं? क्या डिप्लॉइड की रेस्पेक्ट में मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों सेम थिंग्स यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कि दोनों की वैल्यू, तो क्या जनरली हम मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड को सिनोनिमिकली वर्ड यूज करके चलते हैं? क्योंकि हम मेजॉरिटी में काम करते हैं, हमारे ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या है जिसकी रेफरेंस में मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड। नेक्स्ट लाइन, इन केस ऑफ डिप्लॉइड, इन केस ऑफ डिप्लॉइड x इज इक्वल टू n। क्या डिप्लॉइड की रेफरेंस में x और n दोनों सिनोनिमिक है या नहीं है? दोनों सिनोनिमिक है। बट इन केस ऑफ हेक्सा और टेट्राप्लॉइड x इज नॉट इक्वल टू n। दोबारा ध्यान दो चार्ट में, क्या डिप्लॉइड की रेफरेंस में x और n की वैल्यू सेम आ रही है? तो क्या सिनोनिमिकली यूज कर सकते हैं? बट टेट्रा और हेक्सा के केस में x और n की वैल्यू सेम, तो क्या सिनोनिमिकली यूज कर सकते हैं? सिनोनिमिकली यूज। यहां से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन वीट में से पूछा जाता है। हम आज वीट की जो वैरायटी खाने में काम लाते हैं वो हेक्साप्लॉइड वैरायटी है। कैसी वैरायटी है? और हेक्साप्लॉइड वैरायटी में 42 क्रोमोसोम है, हेक्साप्लॉइड वैरायटी में। तो यार इस वीट की रेस्पेक्ट में, वीट की रेस्पेक्ट में मोनोप्लॉइड, हैप्लॉइड, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, इन सब की वैल्यू निकालिए। क्या वैल्यू आएगी? पहला वर्ड बोलो, मोनोप्लॉइड। क्या वर्ड है? मोनोप्लॉइड। मतलब आपसे क्या पूछा गया है, बोलिए। अगला वर्ड बोलो, हैप्लॉइड। मतलब आपसे क्या पूछा गया है, बोलिए। अगला वर्ड बोलो, मोनोसोमी। मतलब मोनोसोमी क्या है? मोनोसोमी 2n, वैल्यू बोलिए 40। ट्राइसोमी मतलब वैल्यू बोलिए। मॉडल में खूब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे। क्या हेक्साप्लॉइड की रेफरेंस में मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड वर्ड सेम आएगा, वेरी करेगा? हम जो वीट की वैरायटी खा रहे हैं वो डिप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है? तो हेक्साप्लॉइड की रेफरेंस में ये वैल्यू सेम आएगी, वेरी कर जाएगी। डिप्लॉइड की रेफरेंस में
हमारी रेफरेंस में ये वैल्यू सेम आएगी। हमारे लिए हैप्लोइड की वैल्यू भी 21 सॉरी 23 और हमारे लिए मोनोप्लोइड की वैल्यू भी, बट वीट की रेफरेंस में क्यों? कि हम जो वीट खाने में काम ला रहे हैं ये डिप्लॉयड वैरायटी, बल्कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रट लो, रट लो अच्छे से। मॉडल में खूब सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, खूब सारे क्वेश्चन है कि वीट की रिस्पेक्ट में हैप्लोइड वैल्यू क्या है, मोनोप्लोइड वैल्यू क्या है, ट्राइजोमी क्या है, टेट्राजोमी क्या, कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दे, देखो बोर्ड पर रुक जाओ एक मिनट, कि हमारे पास एक स्पीशीज है वीट की, वो स्पीशीज 10x है, 10x में 100 क्रोमोसोम है, 10x में, तो इसमें हैप्लोइड की वैल्यू बताओ, मोनोप्लोइड की वैल्यू और हैप्लोइड की वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू क्या आ रही है 10, और हैप्लोइड का मतलब क्या है हाफ, तो हाफ वैल्यू क्या आ जाएगी, रट लेना अच्छे से। अरे भाई तनीश अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर ले भाई, आवाज तो सही आ रही है यार है? बाकियों का साउंड क्लियर है? अबे तुम्हें नहीं पूछ रहा दोस्तों, इन ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूं। मनीष अपना सिस्टम सेट करो, मोनिश चलिए। हाँ जी क्लियर। मॉडल में खूब सारे क्वेश्चन है इसमें, ये एम्स का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता था एम्स का, ठीक है। अब यूप्लोडी में दो केस है, ऑटो पॉलीप्लोडी एंड एलो पॉलीप्लोडी में दो एग्जांपल अच्छे से याद कर लेना। एक है रेफेनोब्रेसी का, कौन है, नीचे मूली ऊपर गोभी, नीचे मूली ऊपर, इसे पहले एक रशियन साइंटिस्ट ने बनाया था कार्पीचेंको, कार्पी, ये पहला मैन मेड पॉलीप्लोड था, पहला मैन मेड। और दूसरा है ट्रिटिकेल्स, क्या है, ट्रिटिकेल्स हेक्साप्लोइड भी होता और ऑक्टा, ये पहली मैन मेड क्रॉप थी, पहला मैन मेड पॉलीप्लोड और पहली मैन मेड क्रॉप, दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों किसके केस हैं, रेफेनोब्रेसी का टेट्राप्लोइड है, और ट्रिटिकेल्स हेक्साप्लोइड भी होता और हेक्सा भी होता, और ये हमारा पूरा जीनोमेटिक म्यूटेशन है। एनी डाउट? अब लिखिए हेडिंग, जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन also called point mutation, also called point mutation any type of changes, any type of changes in the original nucleotide sequence, in the original nucleotide sequence of the gene, any type of changes in the original nucleotide sequence of the gene। आएंगे सारे बच्चे बोर्ड पर। हाँ जी
ये हमारे पास कोई एक जीन है, इस जीन में यहां पर गुआनिन है। हाँ बच्चे, क्या है यहां, क्या है यहां, क्या हुआ, एक म्यूटेशन हुआ, क्या हुआ, एक म्यूटेशन में गुआनिन की जगह साइटोसिन आ गया, या फिर गुआनिन की जगह एडेनिन आ गया, या फिर गुआनिन की जगह थाइमिन आ गया। मैंने यहां पर जी को हटा दिया या जी की जगह किसी दूसरे को लगा दिया। क्या किया मैंने, शिफ्टिंग की या रिप्लेसमेंट किया? अगर मैं रिप्लेसमेंट करूंगा तो क्या कहलाएगा, और अगर मैं जी को उड़ा दूंगा तो तुम बताओ दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन है? सब्स्टिट्यूशन में एक कोडन बदलेगा या एक से ज्यादा, लेकिन फ्रेम शिफ्ट में पूरा का पूरा डिटेल हमने डिस्कस किया हुआ याद है। एक या दो न्यूक्लियोटाइड पे वर्क करेंगे तो फ्रेम शिफ्ट, एनसीईआरटी पढ़ी थी याद है। अगर तीन या तीन के मल्टीपल पे काम करेंगे तो फ्रेम शिफ्ट डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट। इसी फ्रेम शिफ्ट डिलीशन का ही तो केस है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया किसका केस है? तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आर लेस डेंजरस और मोर डेंजरस। क्यों? यहां पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट होता है, पूरा का पूरा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में पूरा फ्रेम शिफ्ट होगा या एक ही कोडन चेंज होगा? अब वो किस तरह से हो रहा है? जी की जगह क्या लाए हम? जी की जगह अब आपको वर्क करना है प्यूरिन या पायरिमिडिन पे। ये क्या है? अगर प्यूरिन को प्यूरिन से रिप्लेस किया जाता है तो क्या कहलाएगा? पायरिमिडिन को पायरिमिडिन से रिप्लेस करे तो, लेकिन प्यूरिन को पायरिमिडिन या पायरिमिडिन को प्यूरिन से रिप्लेस करे तो कितनी तरह का है सब्स्टिट्यूशन? कौन कौन सा? इनमें से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन की है, ट्रांसवर्जन की है? ट्रांसवर्जन की फ्रीक्वेंसी चेक करो। जी की जगह सी आया, ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन। सी की जगह ट्रांसवर्जन 8 है और ट्रांजिशन 4 होते हैं। अरे जी की जगह सी आया या सी की जगह, तो 2 काउंट होंगे ना। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, अंदर वाला ट्रांजिशन है। जी की जगह, ए की जगह, सी की जगह, टी की जगह। ज्यादा फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन? ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो जीन म्यूटेशन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन एंड द, दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन है? फ्रेम शिफ्ट में एक कोडन बदलेगा या पूरा फ्रेम बदलेगा? सब्स्टिट्यूशन में एक कोडन बदलेगा, पूरा फ्रेम। उस कोडोन के बदलने से अमाइनो एसिड का बदलना कंफर्म नहीं है। कंफर्म कैसे? अब वो बात करेंगे हम। एक तो बोर्ड भर गया हमारा पूरा यार है। नहीं, ये है हमारे पास एक कोडोन GAG। कौन है? GAG किसको कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड। किसको कोड करेगा? एक म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन में GAG की जगह आ गया GAA। हाँ बेटा, क्या आ गया? वो भी किसको कोड करेगा? बताओ, म्यूटेशन हुआ या नहीं हुआ? कोडोन बदला या नहीं बदला? अमाइनो एसिड बदलेगा नहीं बदलेगा? प्रोटीन बनेगी नहीं बनेगी? वही बनेगी, सेम बनेगी। ऐसे म्यूटेशन का कोई विजिबल इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? ऐसा म्यूटेशन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्या हम कह सकते हैं म्यूटेंट एलील से सेम प्रोटीन बन सकती है? दूसरा केस, GAG की जगह आया GUG। क्या आया? GUG किसको कोड करेगा? म्यूटेशन हुआ या नहीं हुआ? कोडन बदला या नहीं बदला?
अमाइनो एसिड बदला नहीं बदला, प्रोटीन बनेगी नहीं बनेगी, वही बनेगी दूसरी बनेगी, इसका इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? ये क्या कहलाएगा? साइलेंट या मिस सेंस? साइलेंट या मिस सेंस? तो क्या मैं कह दूं म्यूटेंट प्रोटीन, म्यूटेंट एलिल डिफरेंट प्रोटीन भी बना सकता है? क्या म्यूटेंट एलिल सेम प्रोटीन बना सकता है? क्या म्यूटेंट डिफरेंट प्रोटीन बना सकता है? एक म्यूटेशन और हुआ, एक म्यूटेशन और हुआ, उसमें बन गया UAG। क्या बन गया? UAG है स्टॉप कोडॉन। क्या है? तो ऐसा म्यूटेशन कहलाएगा नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या कहलाएगा? तो क्या मैं कह दूं म्यूटेंट एलिल इनकम्प्लीट प्रोटीन भी बना सकता है? क्या म्यूटेंट एलिल सेम प्रोटीन बना सकता है? डिफरेंट प्रोटीन बना सकता है? और हो सकता है इनकम्प्लीट प्रोटीन बने। क्या करेगा म्यूटेंट एलिल? डिपेंड करेगा वो म्यूटेशन कहां हुआ है, वो म्यूटेशन। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि सब्स्टिट्यूशन के कारण हमारे म्यूटेशन साइलेंट भी हो सकते हैं, हमारे म्यूटेशन मिस सेंस भी हो सकता है, और हमारा म्यूटेशन नॉन सेंस भी हो सकता है? सिकल सेल एनीमिया मिस सेंस का केस है। सिकल सेल एनीमिया साइलेंट का केस है, मिस सेंस का केस है। वहां अमाइनो एसिड बदला या नहीं बदला? प्रोटीन तो बनी या नहीं बनी? कंप्लीट बनी, इनकम्प्लीट बनी? वही बनी या दूसरी बनी? बनी या नहीं बनी? कंप्लीट या इनकम्प्लीट? वही बनी या दूसरी बनी? क्वालिटी बदली या क्वांटिटी बदली? बोलो, साहब बोलो, दोबारा बोलो। थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव, सिकल सेल एनीमिया आया हुआ क्वेश्चन है। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया, इसका खूब डिटेल अपन पढ़ेंगे क्लासिकल जेनेटिक्स में। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल फुल डिटेल आएगा हमारा क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लियर? ये बना लो बच्चे, ये फ्लो चार्ट में नहीं बन पाएगा, बाकी सारा फ्लो चार्ट में आ जाएगा। ये वाला बना लो, GAG ग्लूटामिक एसिड से 3 केस। ये लाइन मेरे को क्लासिकल में चाहिए भाई, याद रहेगा ना? म्यूटेंट कैन फॉर्म द सेम प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन, नो प्रोटीन। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा म्यूटेशन किस तरह का हो रहा है, म्यूटेशन किस तरह का हो रहा है। कर लिया सबने? रुको बेटा रुको, अभी 1 मिनट रुको सारे। हाँ, अब ये आपका म्यूटेशन का फुल चार्ट है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द म्यूटेशन? वो चेंज कहां हुआ है? अगर वो चेंज क्रोमोजोम लेवल पे हुआ तो, क्रोमोजोम में अगर स्ट्रक्चर में हुआ तो, ये 4 तरह का कल डिस्कस किया था हमने। अगर वो नंबर में हुआ तो, अब नंबर में पूरा सेट बदला तो, अगर एक्स्ट्रा सेट सेम स्पीशीज का है तो, डिफरेंट का है तो, अगर 1 या 2 क्रोमोजोम बदले तो, बढ़ गए तो, कम हो गए तो, 1 क्रोमोजोम 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 2 3 बार आ गए, 1 बार रह गया, गायब हो गया, 2 3 बार रह गए, 2 1 बार आ गए। दूसरा आएगा जीन म्यूटेशन। क्या आएगा? यहां क्या बदलेगा? ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या बदलेगा? अगर एक की जगह दूसरा आ गया तो, अगर एक गायब हो गया, जुड़ गया तो, फ्रेम शीट में जुड़ा ऐड गायब हुआ तो, जुड़ा तो, डिलीशन का केस। सब्स्टिट्यूशन में अगर प्यूरिन प्यूरिन से है तो,
प्यूरिन पैरामिडिन से तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ट्रांजिशन तो 4 है, ट्रांसवर्जन क्या सब्स्टिट्यूशन में अमाइनो एसिड बदलेगा? श्योर है या नहीं है? श्योर? क्या सब्स्टिट्यूशन से पॉसिबिलिटी है? आई बस समझ में? अब इसकी फोटो खींच लो पूरी, कोई भी, हाँ फोटो खींच लो, कोई भी एग्जांपल मॉडल दे बेटा, कोई भी, वो मैं कर चुका हूं, ठीक है? जो भी बच्चे आपको एग्जांपल मिले, आपको वो एग्जांपल यही मेंशन करना है। फोटो खींच ली? एनसीईआरटी खोलो सारे बच्चे, पेज नंबर क्या है? मॉड्यूल खोलो, चलो मॉड्यूल, एनसीईआरटी में है ही नहीं है। पेज नंबर 104, 104। अब लाला कुछ साइंटिस्ट की बातें हैं, सुनो सारे। पूरा फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपके पास ये जगह बचेगी ना, यहां साइंटिस्ट वाला पार्ट भर लेना, है ना? यहां साइंटिस्ट वाला पार्ट भर लेना, कर लोगे सारा काम। बोर्ड पर ध्यान दो, ये जो म्यूटेशन वर्ड है, ये जो म्यूटेशन वर्ड है, म्यूटेशन वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? ह्यूगो डिव्रीज। म्यूटेशन वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? ह्यूगो डिव्रीज। अपना काम कौन से प्लांट पर कर रहा था? ओइनोथीरा लमार्कियाना। कौन से प्लांट पर? इवनिंग प्राइमरोज। सुना हो सब बच्चों ने? जब ह्यूगो डिव्रीज इस प्लांट पर वर्क कर रहा था ना, तो इस प्लांट में ह्यूगो डिव्रीज को रेगुलर चेंजेस दिखाई दे रहे थे। क्या दिखाई दे रहे थे? उन चेंजेस को डिव्रीज ने कह दिया म्यूटेशन। क्या कह दिया? क्या कह दिया? बाद में पता लगा कि डिव्रीज जिसे म्यूटेशन कह रहे हैं, डिव्रीज जिसे, वो पॉइंट म्यूटेशन नहीं है, बल्कि वो क्रोमोजोमल एबिरेशन है। ये बात बाद में पता लगी कि डिव्रीज ने जो देखा है वो म्यूटेशन तो है, वो म्यूटेशन तो, लेकिन वो किस तरह का म्यूटेशन है? वो क्रोमोजोमल म्यूटेशन है या वो जीन म्यूटेशन है? वो क्रोमोजोमल म्यूटेशन है। ये बात बाद में पता लगी। वही जैसे मेंडल के केस की बात करते हैं ना अपन, कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 7 करेक्टर का सिलेक्शन किया, तो बहुत बाद में क्या पता लगा, उन 7 करेक्टर के जीन 4 क्रोमोजोम पर थे। ये मेंडल को पता लगा या बाद में पता लगा? तो बाद में क्या पता लगा कि म्यूटेशन जो डिवरीज ने देखा है, म्यूटेशन जो, वो जीन म्यूटेशन है या वो क्रोमोजोमल म्यूटेशन है? तो फिर पहला जीन म्यूटेशन, पहला जीन म्यूटेशन किसने देखा? सेट राइट। किसने देखा? कहां देखा? शॉर्ट लेग एनकान शीप। कहां देखा? ये एनकन शीप, शीप की एक वैरायटी है। इसके झुंड में सारी भेड़ लंबी टांगों वाली हैं। सारी भेड़ें लंबी टांगों वाली भेड़ों में अचानक एक भेड़ की टांग क्या रहेगी? इसका कारण क्या था? जीन म्यूटेशन। इसका कारण क्या था? क्या कारण था? तो म्यूटेशन वर्ड सबसे पहले किसने दिया? डिवरीज ने जो देखा था वो जीन म्यूटेशन था या वो क्रोमोजोमल म्यूटेशन था? तो फिर पहला जीन म्यूटेशन किसने देखा? और म्यूटेशन की साइंटिफिक स्टडी जो है वो किसने की है? आई कलर इन ड्रोसोफिला। आई कलर इन, आई कलर इन, हाँ जी। म्यूटेशन वर्ड किसने देखा? सॉरी, म्यूटेशन वर्ड किसने दिया? पहला जीन म्यूटेशन किसने देखा? और साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी पढ़ लो यहां तक मॉड्यूल से कुछ।
क्या म्यूटेशन नेचुरली भी होते हैं क्या, और क्या म्यूटेशन करवाए भी जाते हैं, अपने आप भी होते हैं, और म्यूटेशन करवाने के लिए जो सब्सटेंस काम लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या म्यूटाजन हमारा केमिकल हो सकता है? मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट केमिकल म्यूटाजन टू बी यूज, वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था। वर्ल्ड वॉर का चांस तो बन रहा है, होगा नहीं, होगा नहीं होगा। हाँ अब बोल क्या कह, चलिए हाँ जी, चलिए हाँ, केमिकल के फॉर्म में सबसे पहले क्या यूज होता? क्या हम म्यूटेशन के लिए रेडिएशन भी काम लाते हैं क्या? रेडिएशन में सबसे पहले क्या काम लाई गई थी? एक्स रेज को सबसे पहले यूज किया था मुलर, बट आजकल क्या काम लाते हैं? गामा रेज। हमारे स्वामीनाथन साहब ने क्या यूज की है, एक्स रे या गामा रे? सबसे पहले क्या यूज की है? और स्वामीनाथन साहब ने, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन तो आजकल हर साल का क्वेश्चन बन गया, लगभग ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है भाई, गामा रेज। स्वामीनाथन साहब ने क्या यूज किया, एक्स रे या गामा रे? सबसे पहले क्या यूज की थी? और स्वामीनाथन साहब ने जो सब्सटेंस म्यूटेशन के लिए काम लाएंगे वो मे बी केमिकल की फॉर्म में सबसे पहला, रेडिएशन में सबसे पहले, और आजकल, और एनसीईआरटी में बच्चों देर की होगी यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा, ये भी म्यूटेशन है, ये भी म्यूटेशन है, बट हमें दो पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे पहले और आजकल। फर्स्ट रेडिएशन वाज द, एंड नाउ इट इज, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, क्या लिखा है? यहां हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, बीडल एंड टैटम, इनका वर्क पढ़ना है। बीडल एंड टैटम ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? वन जीन वन एंजाइम, वन जीन। इसके लिए बीडल एंड टैटम ने किस पर काम किया था? न्यूरोस्पोरा, पिंक माउल्ड। किस पर काम किया था? किस पर काम किया था? किस पर काम किया था? न्यूरोस्पोरा को अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए एक अमाइनो एसिड बहुत जरूरी है जिसका नाम है आर्जिनिन। क्या नाम है? क्या नाम है? एक ये प्रीकर्सर है, रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल से क्या बनाया जाता है? आर्जिनिन। आर्जिनिन बनाने का काम करता है एक एंजाइम ईए। कौन करता है? और ईए को बनाने का काम एक जीन करेगा, जीए। कौन करेगा? कुछ भी मान लेते यार, ई फॉर एंजाइम, हमने ई लिख दिया, ई फॉर, जी फॉर। प्रीकर्सर को आर्जिनिन में बदलने का काम कौन कर रहा है? एंजाइम। क्या नाम दे दिया? और इस एंजाइम को बनाने का काम जी ए क्या बना रहा है? ई ए। जीन क्या बना रहा है? एंजाइम। एंजाइम प्रीकर्सर को, अगर न्यूरोस्पोरा के पास ये जीन फंक्शनल है, ये जीन, तो क्या वो आर्जिनिन बना लेगा, नहीं बनाएगा? तो ये एक कल्चर मीडियम है। हाँ बच्चे, क्या है एक, क्या है एक, इस कल्चर मीडियम में, इस कल्चर मीडियम में हमने प्रीकर्सर भरा हुआ है। हाँ बच्चे, क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? और इस कल्चर मीडियम में मैंने एक न्यूरोस्पोरा को रख दिया। किसको रख दिया? इस न्यूरोस्पोरा के पास अपना नॉर्मल जीन है। क्या है? नॉर्मल जीन है, मतलब ये न्यूरोस्पोरा वाइल्ड है या म्यूटेंट है? तो ये कल्चर मीडियम में ग्रो कर लेगा या नहीं करेगा? कैसे?
इसके पास अपना नॉर्मल जीन है या नहीं है? वो एंजाइम बनेगा नहीं बनेगा? तो वो प्रीकर्सर को ऑर्जिनिन में, तो ऑर्जिनिन बनेगा नहीं बनेगा? तो ग्रो करेगा, ग्रो। तो ये न्यूरोस्पोरा जो मिनिमल कल्चर मीडियम पे ग्रो कर सकता है, इन्हें कहा जाता है प्रोटोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है? अब एक म्यूटेशन करवाया गया, क्या करवाया गया, क्या करवाया गया? अब ये कल्चर मीडियम लिया गया, हाँ क्या लिया गया? इस कल्चर मीडियम में भी क्या भर लिया गया? प्रीकर्सर। और अब इस कल्चर मीडियम पे किसको ग्रो करवाया गया? लेकिन ये जो न्यूरोस्पोरा है ये म्यूटेंट है। क्या है? इसमें जीए फंक्शनल है या म्यूटेंट है? ग्रो कर पाएगा नहीं कर पाएगा? ग्रो क्यों नहीं कर पाएगा? इसमें जीन नॉर्मल है या म्यूटेंट है? एंजाइम बनेगा नहीं बनेगा? प्रीकर्सर है या नहीं है? बट और आर्जिनिन, आर्जिनिन, तो ये ग्रो। न्यूरोस्पोरा को ग्रोथ करने के लिए क्या एसेंशियल है? अगर वो न्यूरोस्पोरा खुद बना लेता है तो ग्रो, और नहीं बना पाता तो ग्रो। यहां वो ऑर्जिनिन, तो ग्रो। तो जो ग्रो कर सकता है वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोट्रॉप्स। और जो ग्रो नहीं कर पाते वो कहलाते हैं ऑक्सोट्रॉप्स। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो यहां से बीडल एंड टैटम ने क्या बताया था कि अगर किसी जीन में, अगर किसी जीन में म्यूटेशन करवा दिया जाए, अगर किसी जीन में, तो एंजाइम बनेगा या एंजाइम बनना बंद हो जाएगा? तो क्या कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने? वन जीन। ये किसको फॉलो कर रहे थे? ये हम क्लासिकल जेनेटिक्स में करेंगे। ये गैरेड के फॉलोवर थे। एक गैरेड कौन था? गैरेड ने पहले क्या कहा था? वन म्यूटेंट जीन, वन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। गैरेड का क्या कॉन्सेप्ट था? कि एक जीन में म्यूटेशन होने से एक मेटाबॉलिक, अरे वही ब्लैक यूरिन वाला, याद है रे? मैंने तो येलो किया था, ब्लैक कहां से आ गया? तो क्या पता लगा वो तो डिसऑर्डर है, वो तो। लेकिन गैरेड समझा नहीं पाया कारण क्या? कारण, कारण समझाया बीडल एंड टैटम ने। गैरेड ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? दोबारा बोलो मेरे को। वन म्यूटेंट जीन। अब बीच में बीडल एंड टैटम आया, उन्होंने क्या कहा? वन जीन वन एंजाइम। मतलब एक जीन में म्यूटेशन हुआ तो वो एंजाइम बनना, तो बंद होने से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ गया। बंद होने से मेटाबॉलिक, मतलब शुरुआत गैरेड की है या बीडल एंड टैटम की है? जिसको आगे फाइनल टच, शुरुआत। बट गैरेड कारण, कारण किसने समझाया? बीडल एंड टैटम को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वन जीन किसने दिया? किस पर काम किया? न्यूरोस्पोरा के कितने टाइप यूज किए? कौन कौन से? वाइल्ड एंड, वाइल्ड इज द प्रोटोट्रॉप्स, ऑक्सोट्रॉप्स। म्यूटेंट इज द वाइल्ड कल्चर मीडियम पे ग्रो, और म्यूटेंट कल्चर मीडियम पे ग्रो। एक रीडिंग ले लो, केवल वहीं से पढ़ लो बस। अरे जो चीजें नोट करने के लायक है मैं खुद बताया था, ठीक है? एक रीडिंग ले लो उस मॉड्यूल से। इसका पूरा फ्लो चार्ट आपको मॉड्यूल में भी गिवन है। आप चाहो तो अपनी कॉपी में खुद भी बना लो, है ना? हेल्प के लिए आपको मैंने कर दी हेल्प, आपसे वो पता है, ठीक है? उसी के अंदर आपके पास गैप बचेगा, वहां सारा साइंटिस्ट का पार्ट भी लिख लेना। डिवरीज, सेटराइट, मॉर्गन, मुलर, स्वामीनाथन, बीडल एंड
टैटम। वर्ड किसने दिया? डिवरीज। पॉइंट म्यूटेशन किसने देखा? साइंटिफिक स्टडी मॉर्गन। एक्सरे किसने यूज की? मूलर। वाई रेज, सॉरी गामा रेज, स्वामीनाथन गामा रेज। और वन जीन वन एंजाइम किस पर काम किया? न्यूरोस्पोरा के दो टाइप यूज किए, वाइल्ड एंड द वाइल्ड आर द प्रोटोट्रोप्स, म्यूटेंट आर द, सब काम वहीं कर लेना। समझ गई? एक क्वेश्चन म्यूटेशन का आ जाता है, एक क्वेश्चन म्यूटेशन में बदतमीजी क्या हुई रे? क्लासिकल पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ? विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट में है तो हैव बीन डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर, और है दोनों में ही नहीं, और क्वेश्चन एक आ जाता है। डन। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, करो स्टार्ट। लिखो हेडिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग also called DNA profiling और डीएनए टाइपिंग और डीएनए टेस्ट, also called डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए टेस्ट। It is the technique to identify a person on the basis of its DNA specificity, on the basis of DNA specificity. It is the technique to identify a person on the basis of a DNA specificity. Father of DNA fingerprinting. Father of DNA fingerprinting, Sir Alec Jeffrey. और इंडिया में ये टेक्निक किसने स्टार्ट की थी? डॉक्टर लालजी सिंह एंड डॉक्टर वी के कश्यप। डॉक्टर लालजी सिंह एंड डॉक्टर वी के कश्यप। ठीक है ना? बोर्ड पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारे सारे बच्चे दो चीजों में परेशान होते हैं, वीएनटीआर और दूसरा आरएफ एलपी। वीएनटीआर जैसे तैसे रट भी लेते हैं, जैसी आरएफएलपी आते हैं वीएनटीआर भी गायब हो जाते हैं। वीएनटीआर क्या था? इन्हीं दोनों पे मेन ध्यान देना है ना। आज तो टाइम बहुत कम है हमारे पास, ठीक है? जनरल बातें करेंगे, वीएनटीआर शुरू नहीं हो पाएगा जब से। जनरल बातें हमारे अभी नहीं, लास्ट की बोर्ड पर नहीं, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। बोर्ड पर हमारा पूरा का पूरा जो डीएनए होता है, हमारा पूरा का पूरा जो डीएनए होता है, इस टोटल डीएनए का 2% से भी कम पार्ट कोडिंग है। पूरे डीएनए का 2% से भी कम पार्ट, 98% से भी ज्यादा पार्ट नॉन कोडिंग है। हमारे पूरे डीएनए में 2% से भी कम पार्ट, 98% से ज्यादा पार्ट।
हम इस नॉन कोडिंग पार्ट को एनालाइज करें। तो जब हमने नॉन कोडिंग पार्ट को एनालाइज किया तो इस नॉन कोडिंग पार्ट के अंदर, नॉन कोडिंग पार्ट में हमें ये एक जोन मिला, हमें एक, और इस जोन में जब हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को स्टडी किया तो हमने क्या देखा कि यहां पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, यहां एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है GATC। हाँ बेटा, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, सो ऑन। मतलब यहां पर इस जोन में हमें कोई नई सीक्वेंस देखने को नजर आई या हमें वही एक सीक्वेंस बार बार देखने को मिल रही है? एक ही सीक्वेंस बार बार देखने को मिल रही है। तो जब डीएनए का ऐसा पार्ट जहां एक ही सीक्वेंस हमें बार बार देखने को मिलती है तो वो कहलाता है रिपीटेटिव डीएनए। क्या कहलाता है? रिपीटेटिव डीएनए। अब ये जो जोन है, इस जोन को हमने देखा तो यहां क्या मिला? GATC TACTA क्या ये जोन रिपीटेटिव डीएनए का बना हुआ या नहीं बना हुआ? लेकिन ये जोन रिपीटेटिव डीएनए का, क्या मैं कहूं कि सारा रिपीटेटिव डीएनए नॉन कोडिंग? बोलो, क्या ये कुछ सारा नॉन कोडिंग रिपीटेटिव है? गलत बात है। क्या सारा का सारा रिपीटेटिव नॉन कोडिंग है? लेकिन सारा नॉन कोडिंग, ये कोडिंग है नॉन कोडिंग है? बट ये रिपीटेटिव, ये कोडिंग है नॉन कोडिंग है? ये रिपीटेटिव, ये रिपीटेटिव, ये रिपीटेटिव, ये रिपीटेटिव। डन। खड़ा हो, मास्क नीचे कर, मुंह कर। हमने इस बालक की एक सुंदर सी फोटो खींची, भेजने नहीं है कहीं, बेटा उस, ध्यान से, एक फोटो की लल्ला हमने 1000 कॉपी निकलवाई। ध्यान से चुप, बिल्कुल। क्या निकलवाई? 1000। उस 1000 कॉपी को मैंने एक लाइन में लगा दिया। क्या लगा दिया? और आपको बोला गया वहां 1000 फोटो लगी हुई है, जो एनालाइज करके हो। आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा? सेम फोटो है। या मैं क्या कर दूं, क्या कहोगे? एक ही फोटो रिपीट है। जब यार आपने रिपीट वर्ड यूज ही कर दिया, रिपीट वर्ड यूज ही कर दिया, तो हमारे कुछ कमबख्त प्राणी बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, सर सीक्वेंस सेम रहती है? हाँ हाँ हाँ, शर्माओ मत, तुम में से दो चार है पूछते हैं ना सीक्वेंस। अरे अगर सीक्वेंस बदल गई, आप रिपीट वर्ड यूज ही नहीं कर सकते। आप रिपीट वर्ड यूज ही कब करोगे? सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस ही बदल गई, आप रिपीट वर्ड, अगर मैं यहां GAT के बाद में GA8C कर दूं तो आप रिपीट वर्ड यूज कर पाओगे? आप रिपीट वर्ड यूज ही कब करोगे? व्हेन सीक्वेंस विल रिमेन द सेम। सीक्वेंस विल रिमेन द, यहां चेक करो, क्या आपको यहां एक ही सीक्वेंस बार बार नजर आ रही है, नहीं आ रही? तो क्या मैं इस जोन को रिपीटेटिव कह सकता हूं या नहीं कह सकता? अब ये रिपीटिशन दो तरह के होते हैं। कितने तरह का होता है? बैठ क्यों गया तू, खड़ो। अब इसकी हमने 1000 फोटो ली थी ना, वो 1000 फोटो मैंने हाथ में भरी और मैंने उछाल दी, तो वो क्लास में बिखर गई? नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं है ना, वो क्लास में। और दूसरा तरीका मेरे पास क्या था, खड़ा क्यों है बड़े, और दूसरा तरीका बच्चे मेरे पास, मैंने उस फोटो को एक के बाद एक लाइन में लगा दिया। एक तरीका तो क्या था, बिखर गई। फोटो सेम है या फोटो अलग है, लेकिन वो एक के बाद एक लाइन में लगी और बिखरी हुई है, वो कहलाएगा इंटरस्पर्स रिपीटिशन। क्या कहलाएगा? और दूसरा एक के बाद एक लाइन में लगा दिया, एक के बाद एक, वो कहलाएगा टेंडम रिपीटिशन। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तुम बताओ, ये जो बोर्ड पर है ये क्या है, इंटरस्पर्स्ड है या टेंडम है? इंटरस्पर्स्ड है या टेंडम है? इंटरस्पर्स्ड है या टेंडम है? ये जो टेंडम रिपीट होता है, ये जो टेंडम रिपीट होता है, इसे कहा जाता है सैटेलाइट डीएनए। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वन वर्ड में खत्म करेंगे, व्हाट इज द सैटेलाइट डीएनए? ओनली वन वर्ड, व्हाट इज द सैटेलाइट डीएनए?
व्हाट द सैटेलाइट डीएनए, व्हाट द सैटेलाइट डीएनए। जब हमने एक डीएनए को हाइड्रोलाइज करवाया, क्या करवाया हाइड्रोलाइज करवाने के बाद जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, क्या किया हमने, तो हमें क्या मिला, एक मेजर बैंड, क्या मिला एक, इसके साथ साथ हमें कई मिले माइनर बैंड, क्या मिले। और जब हमने इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया, क्या किया हमने, तो हमारे पास बनी एक मेजर पीक, क्या बनी एक, और इसके साथ साथ क्या बनी कई छोटी छोटी, ये जो माइनर पीक थी, वो माइनर पीक किसकी बनी है, सैटेलाइट डीएनए, किसकी बनी है। बताइए, क्या सारा नॉन कोडिंग पार्ट सैटेलाइट है, क्या सारा सैटेलाइट नॉन कोडिंग है, लेकिन सारा नॉन कोडिंग सैटेलाइट, तो हमारा 98% से भी ज्यादा पार्ट नॉन कोडिंग है, 98% से ज्यादा पार्ट सैटेलाइट नहीं है। ये उल्टा सोच लेते सारे, हमारा 98% से ज्यादा पार्ट सैटेलाइट, सारा सैटेलाइट नॉन कोडिंग है, बट सारा नॉन कोडिंग, सारा सैटेलाइट व्हाट द सैटेलाइट डीएनए, व्हाट द सैटेलाइट डीएनए। लेकिन फिगर मॉडल दे बच्चे, सैटेलाइट डीएनए इज ए टाइप ऑफ टेंडम रिपीट, सैटेलाइट डीएनए is a type of tandem repeat which can be easily separated, from bulk genomic DNA, as a different peak, which can be easily separated from bulk genomic DNA as a different peak during DGC। हाँ बेटा, DGC याद है सबको, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट लाइन, बल्क जीनोमिक डीएनए फॉर्म द मेजर पीक, बल्क जीनोमिक डीएनए फॉर्म द मेजर पीक while satellite DNA form the minor peak, while satellite DNA form the minor peak, bulk genomic DNA form the major peak while satellite DNA form the minor peak, है ना, बना लो कुछ। हाँ, दोबारा सुन लो सारे बच्चे, यहां कंफ्यूजन आता है, क्या सारा का सारा सैटेलाइट नॉन कोडिंग है, लेकिन सारा नॉन कोडिंग, सारा सैटेलाइट, तो सीधी सी बात मैं कहता हूं, सैटेलाइट डीएनए किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता। क्यों? कोडिंग पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट है। इसका मतलब अगर सैटेलाइट डीएनए में कोई चेंज आता है तो इससे हमारा फिनोटाइप अफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कोडिंग पार्ट क्या है, ये नॉन कोडिंग पार्ट है। क्या है ये? पूरा बनेगा, ये वाला सारा। अब यहां से वीएनटीआर का फंडा शुरू होगा, वो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। अच्छा, वीएनटीआर की फुल फॉर्म बोलना, वीएन छोड़ दो, लास्ट वाले बोलो। आज केवल क्या समझ में आया है? टेंडम रिपीट।
आगे बस समझ में, केवल क्या समझ में आया, टैंडम रिपीट। अब VNTR क्या है वो अगली क्लास से शुरू करेंगे, आज से शुरू नहीं करेंगे।